वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का लेक्चर नंबर 16 है और वो कौन सा हम सेक्शन नंबर 21 जो है ना उसको डिस्कस करेंगे और उनका टाइटल है डिडक्शन नॉट अलाउड। और इसमें से हम जो क्लासेस है CCADEFGHIJ, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे इस लेक्चर नंबर 16 में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी क्लासेस जो रह जाएंगे वो हम क्या करेंगे लेक्चर नंबर 17, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे उसको कवर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 21 है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है वो इनकम स्टेटमेंट की मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। मैं इसलिए ओवरव्यू दूंगा क्योंकि जो लोग पहली बार इसको वीडियो को देखेंगे तो उनको जो है ये पता जो है वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यूज़ हो भी होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है जो आपकी जो है वो, वरना ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 15 में भी इनकम स्टेटमेंट को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी कंपनी जो है ना इसकी जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि कंपनी क्या करती है, कि वो लॉस में जा रही है या कि प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है ना। तो वो कौन बताता है? इनकम स्टेटमेंट जो है वो बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, अब ये इस तरह होती है, ठीक है, मैंने बिल्कुल मुख्तसर किस्म की जो है वो लिखी है सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है, इसका हम आगे भी इस्तेमाल भी होगा। अच्छा, रेवेन्यू से कोई कंपनी जो है ना वो कोई चीज़ सेल करती है, ठीक है ना, तो उनसे क्या होती है, वो जो है वो अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है, ठीक है, तो उनका जो क्या होती है, सेल होती है या रेवेन्यू होती है, ठीक हो गया। तो जब आप जो है ना सेल्स या रेवेन्यू में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास पीछे जो अमाउंट बच जाती है, ठीक है ना, ये माइनस है, ठीक है ना। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट रह जाती है, ठीक है। अब ग्रॉस जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, CGS जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है, वो कोई क्या होती है, कोई कपड़े जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है जो है ना वो फैक्ट्री के अंदर जो कपड़े जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए जो है इसने कोई एम्प्लॉई जो है ना वहाँ पर उस पे ऊपर जो है ना वो काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, वो उनको प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, ठीक है ना। फिर जो वहाँ पर जो जिस फैक्ट्री में जो है ना वो जो कपड़े बन रही हैं उनका जो है ना वो उनका रेंट भी होगा, वहाँ पर बिजली के अखराजात भी होंगे, और ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई वॉचमैन भी इसने कोई रखा होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे खर्च क्या होते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या होते हैं, जो आप प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो डायरेक्टली उससे जो है ना वो एसोसिएटेड है, ठीक है ना। यानी जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, बना रहा है, वो डायरेक्टली जो है ना उनसे क्या है, एसोसिएट है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो आप जाना जब रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपका पिछले क्या रह जाता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट रह जाता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ठीक है ना। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप माइनस करते हैं, ठीक हो गया। तो फिर पीछे क्या रह जाता है, फिर जाना हम क्रॉस प्रॉफिट में जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो पीछे हमारे पास वो कहते हैं नेट इनकम हमारे पास बच जाती है, नेट इनकम, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये डायरेक्टली जो है ना वो कोई जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते, ठीक है, बल्कि वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्टली जो है ना वो एसोसिएटेड होते हैं। मिसाल के तौर आपने कोई चीज़ बना ली है, फिर आपने जो है ना उनको सेल भी करना है, एडवर्टाइजमेंट आपने करनी होती है, ठीक है ना। कोई आप जो है ना कोई ठीक हो गया। फिर आपकी जो है ना कोई बिल्डिंग है, इसका कोई ज़ाहिर है बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन भी होती है, जो कोई फिक्स एसेट है इसकी डिप्रिसिएशन भी होती है, वो भी एक्सपेंस है। फिर आप जो है ना अपना जो एम्प्लॉई है उनको जो है ना वो सैलरी पे कर रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट की टीम है, उनको आप जो है ना वो सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका बिज़नेस का प्रमोशन के लिए वो कर रहे हैं आपका बिज़नेस का, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्टली क्या होते हैं, आपके बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने जना, मुझे उम्मीद है कि आपको जना ये समझ आ गया होगा। फिर सुनो, अब वो कहते हैं कि डिडक्शंस नॉट अलाउड, ठीक है। अब डिडक्शन नॉट अलाउड का मतलब ये है कि आप एक्सपेंसेस ये जो आपको ये बताएंगे, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो ये कहेंगे कि आप जो है ना ये डिडक्शन अलाउड नहीं, आपको माइनस नहीं कर सकते आप। अब डिडक्शन ये जो आपकी एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ठीक है, कोई भी आपको जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो हम जो आगे पढ़ेंगे आपको जो है ना वो बता देगा, ठीक है। अगर वो बता दे कि वो डिडक्ट नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि आप इसमें से यहाँ पर क्या ना वो चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, अगर वो बता दे, ठीक है, तो जो वहाँ पर 21 सेक्शन में बताएंगे आपको, ठीक है, तो आपको जो है ना वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसलिए मैंने आपको जो है ना ये समझाएं ताकि आपको जो है ना वो अच्छी तरह जो है ना वो क्लियर हो जाए। वो कहते हैं कि एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर पार्ट 5 ऑफ ये सारे बताएंगे, अनलेस द पर्सन हैज़ पेड और डिडक्ट और पेड द टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय, ठीक है। अब हम जो है ना इसका जो मेन थीम है मैं आपको जो है ना वो समझाता हूँ, ये कहना क्या चाहता है, ठीक है, जो मैंने रीड आउट किया। अब ये स्टूडेंट मिसाल के तौर पर क्या है, एक कंपनी है, ठीक है ना, कोई कंपनी है XYZ है,
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। वहाँ पर क्या है, आप एक क्या है, इनका एक एम्प्लॉई है, ठीक है ना, आप क्या है वहाँ पर इनका मुलाजिम है, ठीक है, वहाँ पर मुलाजमत करते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। कंपनी आपको मंथली बेस, हम मंथली का हिसाब लेते हैं, ठीक है ना, मंथली बेस पे क्या करते हैं, आपको जो है ना एक जो लाख रुपया है, ठीक है, वो 1 लाख रुपया करते हैं, आपको क्या करती है, उसको पे करती है सालाना कंपनी, किसके मद में, सैलरी के मद में, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, आपको जाना, जब आपको जाना वो जो सैलरी को पे करने का टाइम आ जाता है, ठीक है ना, और जो बैंक में जो ट्रांसफ़र करती है तो पूरे 1 लाख रुपये नहीं करती, बल्कि कंपनी क्या करती है, उसमें से 1 लाख में से क्या करती है, वो 20,000 रुपये करती है, वो क्या करती है, वो विद होल्ड कर लेती है, ठीक है, विद होल्ड करना, ये आर एस, सॉरी ये आर एस है, ठीक है। यानी आपको जो है ना 1 लाख रुपया कंपनी पे नहीं करती पूरा, बल्कि इसमें से 20,000 रुपया करती है, क्या करती है, उस तनख्वाह में से विद होल्ड करती है, और बाकी जो 80,000 रुपये बच जाते हैं वो आपके अकाउंट में क्या करती है, वो आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफ़र करती है एज ए सैलरी। ठीक हो गया। अब ये सुनिए, ये सेक्शन जो है ना, इसका जो ये मैंने बताया, आपको मैंने आपको रीड आउट किया है, ठीक है ना, ये कहता है अगर कंपनी क्या करती है, अमाउंट की विद होल्डिंग करेगी, ठीक है ना, अगर कंपनी किसी अमाउंट को सैलरी देने से पहले क्या करे, उनको विद होल्ड करेगी पैसे, ठीक है ना, तो फिर क्या करेगी, उस सूरत में अगर वो कंपनी ये अमाउंट विद होल्ड करेगी, ठीक है, तो उस सूरत में ये जो सैलरी वो पे करेगी, ये अमाउंट, ये कंपनी का क्या है, ये कंपनी का एक्सपेंस है, ठीक है, कंपनी का क्या है, एक एक्सपेंस है। तो सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर कंपनी विद होल्ड अमाउंट वो करेगी तो फिर क्या होगा, उनको यहाँ पर क्या होगा, वो अमाउंट माइनस करने की इजाज़त होगी, उनको वो डिडक्शन करने की इजाज़त होगी अगर वो एम्प्लॉय के सैलरी में से विद होल्ड करेगी अमाउंट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा केस ये है, अगर वो ये अमाउंट विद होल्ड नहीं करती और कंपनी के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करती है, ठीक है ना, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 21 ये कहता है अगर वो विद होल्ड नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, वो जितना भी अमाउंट जो है ना वो अपने एम्प्लॉय को पे करेगी सैलरी के मद में, वो यहाँ पर एज ए डिडक्शन के तौर पर शो नहीं कर सकती, वो यहाँ पर क्या कर सकती है, वो वहाँ पर डिडक्ट वो अमाउंट नहीं कर सकती, ठीक है, अगर कंपनी विद होल्डिंग नहीं करेगी का एम्प्लॉय के सैलरी में से। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका जो है ना वो मेन थीम है, और यहाँ पर जो मैंने रीड आउट किया वो ये बताना चाहता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आगे डियर स्टूडेंट ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट दिस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स अंडर दिस क्लास शैल नॉट एक्सीड 20%, shall not exceed 20% of shall not exceed 20% of purchases of रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है क्या डियर स्टूडेंट, ये मैंने उनको रीड आउट किया। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको जो है ना वो एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आपका डेवलप हो जाए। ठीक है, सॉरी ये क्या है, सप्लायर है, ठीक है, ये मैंने सप्लाई गलती से लिख दिया है, ये क्या है, एक सप्लायर है। ठीक हो गया, इनसे क्या करते हैं, आप एक कंपनी है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप एक कंपनी है, ठीक है ना, कोई XYZ कंपनी है, उसमें से आप क्या करते हैं, उसमें से कंपनी से क्या करते हैं आप, कि आप रॉ मटेरियल क्या करते हैं, उसको ख़रीदते हैं। ठीक है, ठीक है, मिसाल के तौर आप कोई जो है ना वो एरोप्लेन जो है ना वो बना रही हैं, ठीक है ना, उसके लिए आप क्या है, आपके लिए जो है ना वो क्या होगा, एक जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, स्टील होगा। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपने जो ना वो स्टील ख़रीद लिए, उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, 1,000 रुपया थी। ठीक हो गया, इससे क्या थी, मालियत कितनी थी, वैल्यू कितनी थी, 1,000 रुपया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट, आप एज ए कंपनी क्या करते हैं, जब आप उनको सप्लायर को पेमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, आप उसको पूरे का पूरा पेमेंट नहीं करते, 1,000 का 1,000 उसको पेमेंट नहीं करते, बल्कि आप 1,000 में से क्या करते हैं, उसमें से 50 रुपया क्या करते हैं, उसको विद होल्ड कर लेते हैं। ये कंपनी क्या होती है, 1,000 में से 50 रुपया क्या करती है, उनको विद होल्ड कर लेती है, और सप्लायर को क्या करती है, जो बाकी जो ना वो 850 रुपया क्या करती है, उनको पेमेंट कर देती है ये कंपनी, उसमें से 50 रुपये विद होल्ड कर लेती है। ठीक है क्या डिस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन 21 है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसका जो क्लॉज C है, जिस तरह मैंने उसको रीड आउट किया है, वो कहता है अगर कंपनी क्या करती है, विद अमाउंट ऑफ विद होल्ड करेगी, विद होल्डिंग करेगी, तो फिर ये जो अमाउंट है ये क्या है, कंपनी का क्या एक एक्सपेंस है ना, ज़ाहिर इसने रॉ मटेरियल ख़रीदा है तो ये क्या है, कंपनी का एक एक्सपेंस है ना,
तो ये सेक्शन 21 कहता है, इसका जो क्लॉज सी है वो कहते हैं कि ये 1000 के 1000 रुपया क्या होगा, वो एज ए एक्सपेंस के तौर पर जो है ना वो शो कर सकते हैं, उसमें से उनको इस अमाउंट की डिडक्शन करने की अलावा उनको परमिशन है। यानी ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो वो क्या कर सकती है, यहाँ पर क्या कर सकती है, उसमें से माइनस जो है ना वो कर सकती है। यानी ये जो अमाउंट है, ये 1000 रुपया, उनको जो है ना यहाँ पर उनको परमिशन है कि उसमें से माइनस करे, अगर वो क्या करते हैं, वो विद होल्डिंग करती है। जिस तरह कंपनी ने यहाँ पर क्या है किया, 50 रुपये विद होल्ड किया, उनको 850 रुपये क्या किया, उनको पेमेंट किया। अगर कंपनी ये काम करेगी, विद होल्डिंग करेगी, तो फिर क्या होगा, वो एज ए एक्सपेंस, जितना इसका एक्सपेंस हुआ है, जो इसने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, वो एज ए यहाँ पर क्या होगा, उनको अमाउंट की यहाँ पर क्या करता है, उनको माइनस कर सकता है, या उनको परमिशन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 21 जो है ना वो इसका क्लॉज सी है, वो उनको जो है ना वो परमिशन देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम दूसरा केस लेते हैं, वो इनसे रिलेटेड है। ठीक है, वो कहते हैं कि डिस अलाउंस 20%। ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एग्जाम में जो ना वो आपसे जो ना वो पूछा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट आपने जो ना वो समझना है। ठीक है, डिस अलाउंस आपको कितने तक अलाउड है, आपको जो ना वो 20% तक क्या है, आपको जो ना वो अलाउड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, ये है कंपनी है, ये हम इसको एग्जांपल को वही चलाते हैं कि कंपनी ने क्या किया है, पूरे का पूरा जो ना वो 1000 रुपये का क्या कि उसने पेमेंट कर दिया सप्लायर को, यानी इसने कोई विद होल्ड नहीं किया अमाउंट। अब डियर स्टूडेंट, वो कहता है इनकम टैक्स का जो सेक्शन 21 है, इसका जो क्लॉज सी है, वो कहता है अगर इस कंपनी ने कोई विद होल्डिंग नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, वो जिसने 1000 रुपये क्या किया, अब वो क्या किया, 1000 रुपये क्या किया, इसने जो इसको जो का सप्लायर को पेमेंट की है, ठीक है ना, अब वो क्या करेगा, वो कहते हैं कि वो क्या करेगा, वो 1000 जो इसने पेमेंट कर दिया ना, इसका क्या होगा 20%, इसका कितना होता है 20%, इसका क्या होता है 200 रुपया होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि 1000 में से क्या होगा, वो 20% क्या होगा, वो इसको डिडक्शन करने की अलाउड नहीं है। यानी 1000 को क्या किया, 1000 उसने पेमेंट कर दिए हैं, अब वो इनकम स्टेटमेंट में से पूरे का पूरा 1000 ये नहीं शो कर सकता, एज एक्सपेंस के तौर पर जो ना वो शो नहीं कर सकता, वो उसको 1000 का 1000 टोटल पूरे का पूरा डिडक्ट नहीं कर सकता। बल्कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना वो जो इसका जो सेक्शन 21 है, वो कहते हैं कि इन 1000 का 20%, ठीक है, उनका 1000 का 20% क्या होगा, उनको क्या होगा, वो डिसअलाउड होगा, बाकी क्या होगा, जो भी अमाउंट रह जाएगी वो क्या कर सकते हैं, उनको डिडक्शन करने की अलाउड होगी। यानी 1000 में से 200 रुपये तो उनको डिसअलाउड है, वो इसमें माइनस नहीं कर सकते, उनकी डिडक्शन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बाकी 800 रुपया क्या होगे, वो क्या कर सकता है, उनको डिडक्शन कर सकता है, बावजूद इसके कि इसने कोई विद होल्डिंग नहीं की है। ठीक है, तो ये क्या है, कंपनी को कहना एक किस्म का ना एक रिलैक्सेशन है। ठीक है ना, वो इतना इतना इस पर पूरी सख्ती नहीं करना चाहता है। ठीक है, कि बजाय पूरे का पूरा 1000 रुपया जो है उसको डिसअलाउड करे, वो कहता है कि हम जो है इसका 20% है। ठीक है, हम जो है ना आपने जो इसका जितना जितना पेमेंट आपने करनी, हमने यहाँ पर वैसे एग्जाम्पल दिया 1000 रुपये, वो जितने भी इसके ट्रांजेक्शन करेगा उसका 20% हम लेंगे। ठीक है, तो 20% की जितनी भी अमाउंट आएगी वो क्या होगी, वो डिसअलाउड की, यानी वो अमाउंट क्या होगी 20%, वो क्या उनको वो माइनस नहीं कर सकता। फिर जो बाकी जो अमाउंट जो है ना आपकी जो है ना वो रह जाएगी। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पर जहाँ पर इतना यहाँ पर जो है ना वो 800 रुपये रह गया है। ठीक है ना, यानी 20% हमने चार्ज किया है, वो हमें डिसअलाउड, यानी उसको हम जो है ना वो डिडक्ट नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी अमाउंट रह जाती है उसकी क्या हमें क्या है वो हमें जो है ना वो इसकी डिडक्शन की यानी हमें परमिशन है, और हम जो है ना उसमें से जो सेल में से जो है ना या जो रेवेन्यू में से जो है ना वो यहाँ पर क्या कर सकते उसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम जो है ना वो क्लास सी ए की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 वेयर द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेएबल एक्सीड्स 0.2% of the gross amount of supplies thereof unless the person to whom commission is payable as the case may be is appearing in the active taxpayer list under this ordinance। ठीक हो गया, ये मैंने जल्दी जो है ना वो पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना वो मेन जो है ना वो बताता हूँ कि इसका जो है ना वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल जो है ना वो दूंगा। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या इसने क्या किया है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि क्या है, एक कंपनी है XYZ है, ये इसने क्या कि कोई प्रोडक्ट जो है ना वो बेच रही है। ठीक है ना, XYZ
कोई प्रोडक्ट क्या है वो बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी क्या करती है, इसने कमीशन एजेंट रखे होते हैं, ठीक है, एजेंट रखे होते हैं, और क्या करते हैं, कमीशन एजेंट को क्या करते हैं, वो कमीशन पे करता है और उसके थ्रू क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है। अब मान के चलते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी ने जो है ना वो कमीशन एजेंट के थ्रू क्या किया है, टोटल कितने इसने सेल किए हैं, वो क्या कि 1 लाख रुपए की इसने सेल किए हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर कमीशन एजेंट ने क्या कि ये कंपनी के बिहाफ पे जाना, इसने सेल किए हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, उनको 10,000 रुपये क्या कि इस कमीशन एजेंट को एज ए कमीशन के तौर पर उसने अदा कर दिए हैं, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स वो कहता है, जो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर रीड आउट किया है, CA है, ठीक है, जो क्लॉज है सेक्शन 21 का, वो कहता है कि कंपनी वो जो जितना भी, अगर हाँ इसको याद रखो, अगर ये एजेंट जिसको कंपनी कमीशन पे कर रहा है, अगर ये क्या है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यानी कंपनी जिसको कमीशन पे कर रहा है वो कमीशन एजेंट है, अगर कमीशन एजेंट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो फिर कंपनी जितना भी अमाउंट क्या करेगी कमीशन को, कमीशन एजेंट को पे करेगी, वो अपने जो वो अपने जो है ना वो एज ए डिडक्शन के तौर पर यहाँ पर क्या कर सकता है, वो शो कर सकता है, ठीक है। कमीशन क्या है, कमीशन को पेमेंट क्या करना, कमीशन की पेमेंट करना वो क्या है, कंपनी की देखिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो एज ए अपने इनकम स्टेटमेंट में से एज ए डिडक्शन के तौर पर शो कर सकता है और इसमें से माइनस कर सकता है, ठीक हो गया। अगर कमीशन एजेंट जिसको कंपनी कमीशन पे कर रहा है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट दूसरा आ जाती है ये पॉइंट, इसको आपने याद रखना है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि 0% ऑफ द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज। अब वो कहते हैं कि अगर जिस कमीशन एजेंट को कंपनी कमीशन पे कर रहा है, अगर वो ETL, ये दूसरा केस है, ठीक है, केस नंबर 2 है, अगर वो क्या हो ETL में उसका नाम मौजूद ना हो कमीशन एजेंट की जिसको कंपनी पेमेंट कर रहा है कमीशन, ठीक हो गया, क्योंकि वो कंपनी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, नंबर, ठीक है, वो ETL में मौजूद नहीं है। अब वो इस सूरत में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो कहेगा, वो कहते हैं कि 0.2%। अच्छा, अब आप ये क्या कहेंगे, क्या इस सूरत में भी क्या होगा, जो कंपनी होगा अपना जो ना वो 1,000 जो 10,000 रुपया वो कमीशन एजेंट को पे कर रहा है, वो एज एक्सपेंस के तौर पर जो ना वो शो कर सकता है, माइनस कर सकता है, नो, बल्कि वो कहते हैं कि ये जो 0.2% है ना यहाँ पर ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज, अब इस तरह आपने करना है कि 0.2 को इनके साथ करना है मल्टीप्लाई, यानी जितनी कमीशन एजेंट ने सेल किए हैं कंपनी के लिए वो कितना 1 लाख रुपया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है 0.2%, ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, 0.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका कितना आ जाता है 200 रुपया जो ना वो आ जाता है, 0.2% है, ठीक है, 0.2%, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि आपको कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट में एज ए डिडक्शन के तौर पर क्या हो सकता है, 0.2% अमाउंट क्या हो सकता है, वो माइनस कर सकता है, यानी 0.2% क्या है उनको अलाउंस है और उनको परमिशन है वो माइनस कर सकता है, और बाकी अमाउंट क्या होगा वो माइनस नहीं कर सकता। अभी अब देखो कितना कमीशन कितना पे किया है, 10,000 रुपये, कंपनी क्या कर सकता है एज ए एक्सपेंस के तौर पर पूरा 10,000 रुपया शो नहीं कर सकती, बल्कि क्या होगा 10,000 में से क्या होगा -200 होगा, ठीक है ना। तो पीछे जो जितने भी जो है ना वो जो है ना वो जो है ना वो 9,000 जो है ना वो 9,980 रुपये जो है ना वो पीछे जो है ना वो रह जाते हैं, ठीक है ना, 9,980 रुपये। तो 9,980 रुपया क्या होंगे, वो इसको डिस अलाउड होंगे, वो इनको माइनस नहीं कर सकता है, ठीक है, एज ए डिडक्शन को अलाउड नहीं है। बाकी जितना भी आपने 0.2% चार्ज किया ना, जो भी अमाउंट आ गया, वैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, जितना भी अमाउंट आ गया 0.2% जितना इसने सेल किया है, ठीक है, उसका जितना भी अमाउंट आ गया है वो सिर्फ क्या कर सकते हैं आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, यानी कंपनी क्या कर सकता है 0.2% को मल्टीप्लाई करो 1 लाख रुपये से तो 200 रुपया, यानी कंपनी क्या कर सकती है कमीशन के मद में अपना जो है वो 200 रुपया माइनस कर सकता है, उनको सिर्फ 200 रुपया माइनस करने की इजाज़त है, और बाकी बाकी 1,000 में 10,000 में से क्या किया 2,000 माइनस किया तो फिर क्या होता है 9,980 रुपये उनको वो इसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है, सिर्फ
₹200 0.2% क्या होगा वो उनको माइनस कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये बेसिकली ये जो है ना वो इस सेक्शन में जो है ना वो बताना चाहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर उसको समराइज़ करूँ, ठीक है, तो वो ये है कि अगर कमीशन जो एजेंट है, कमीशन एजेंट है, ठीक है, वो एक तो टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है, तो कंपनी जो है ना उसको कमीशन जितना भी जो है ना वो कमीशन एजेंट को कमीशन पे करेगा, ठीक है ना, वो सारे का सारा क्या होगा एज ए जो है ना वो उसको डिडक्शन अलाउड है, और वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं उनको माइनस कर सकता है। ठीक है, वो अमाउंट। ठीक हो गया नंबर एक। अगर क्या है कमीशन एजेंट क्या है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो है ना वो मौजूद नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है, फिर भी इस केस में अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर क्या कंपनी की जितनी भी अमाउंट पे करी कमीशन में वो सारे का सारा वो शो कर सकते हैं डिडक्शन में? नो। बल्कि इसका तरीका क्या होगा कि 0.2% क्या कि ये वहाँ पर गिवन है, ठीक है, अब द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाई, वो 0.2% क्या करेगा, जितना सेल किया उसको चार्ज करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, जितनी भी अमाउंट आएगी वो सिर्फ क्या होगा वो उसमें से क्या करेगा वो इसको डिडक्शन करने की अलाउड होगी, वो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह यहाँ पर क्या 200 होगा तो 200 क्या कर सकते हैं वो यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, और बाकी क्या होगा, बाकी क्या होगा उसको डिस अलाउड होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा 10,000 में से क्या होगा जितना वो कमीशन पे कर रहा है उसमें से क्या होगा जितना अलाउड है वो माइनस करेंगे, तो बाकी जो पीछे रह जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा 9,800 रुपये। ठीक है, मैंने गलती से जाना वो 9,980 लिखा, ठीक है, मैंने 20 समझ के माइनस किया था। ठीक है, तो पीछे जो है ना वो 9,800 रुपया जो है ना वो रह गया, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है उसको माइनस नहीं कर सकता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, फिर हम जाते हैं डी की तरफ। वो कहते हैं कि एनी इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट और इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कि ये जो इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या है। डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, ठीक है ना, ये अपने मुलाजमीन है, इनकी जो एम्प्लॉई है, ठीक है ना, वो किसी टूर पे ले जाते हैं, ठीक है, कोई फॉरेन टूर हो सकते हैं या कोई डोमेस्टिक टूर हो सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर इनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम होटल में ठहराना, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे जितने भी खर्चे होते हैं क्या होते हैं वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर में जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर कोई जो है ना वो कंपनी कोई कंपनी है, ठीक है, इसकी कोई मीटिंग्स हुई, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, एनुअल जनरल ईजीएम से कहा जाते हैं, ठीक है, ईजीएम एनुअल जनरल मीटिंग हुई शेयर होल्डर की। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद कोई जो है ना उसमें चाय पिलाएगी, ठीक है ना, कोई खाना खिलाएगी, ठीक, कोई रिफ्रेशमेंट करवाएगी, तो वो क्या होते हैं वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर में शुमार होते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर वो कहते हैं कि any entertainment expenditure in excess of such limits or in violation of such conditions may be prescribed। वो कहते हैं अगर कोई कंपनी कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर करती है लेकिन क्या वो एक एक लिमिट के अंदर हो, ठीक है, उस लिमिट से एक्सेस ना करते हो। अब लिमिट को कौन जो है ना वो डिटर्मिन करके वो आपकी टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना वो डिटर्मिन करते हैं कि इसकी कितनी लिमिट होगी। ठीक है, अब अगर वो जो लिमिट आपको टैक्स डिपार्टमेंट जो डिटर्मिन करता है, अगर उस लिमिट्स के अंदर अंदर आप कोई इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको क्या हो सकती है, आप उनको जो है ना वो डिडक्शन आपको अलाउड है वो उनको आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है ना, उस लिमिट से जो कि टैक्स डिपार्टमेंट आपको देंगे, उस लिमिट से आप एक्सीड कर जाते हैं, अपनी जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाते हैं उस लिमिट से, तो फिर क्या होगा आपको जो है ना वो डिडक्शन उनको उनकी अमाउंट की डिडक्शन आपको जो है ना वो अलाउड नहीं होगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आगे वो कहते हैं ई की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेट्युटी फंड। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसको जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ये आ जाती है यहाँ पर क्या है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये एक फ़ंड क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, एक क्या होता है एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ठीक है, ताकि जो है ना वो जो एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाए तो उनको क्या उनमें से अमाउंट दी जाए। इनमें से कंट्रीब्यूशन कौन करता है, इनमें से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयर भी करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय क्या करता है वो कंट्रीब्यूशन करता है इस फंड में से, प्रोविडेंट फंड में से। ठीक हो गया, तो आपने इन दोनों को याद रखना है। ठीक हो गया, तो ये वैसे फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सुपर एनुएशन फंड क्या होता है, आल्सो कॉल्ड कंपनी पेंशन फंड, इसको कंपनी पेंशन फंड भी कहते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, इसमें से कौन कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर क्या करते हैं बॉस कंट्रीब्यूशन करता है। और अच्छा, फिर आई एक इसमें एक आ जाती है पेंशन फंड। क्या होते हैं, अब डिस्टेंट पेंशन फंड होता है ना वो क्या होता है आपको गवर्नमेंट क्या करती है जब आप रिटायर हो जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या करते हैं गवर्नमेंट आपको
पे करता है, ठीक है। लेकिन जो सुपर एन्युएशन फ़ंड होता है, ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एक एंटिटी होती है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी वगैरह इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो आपको क्या करते हैं, आपको जो है ना वो को पे करता है, ठीक है। ये क्या है, एक किस्म का रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है ना। ये क्या है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये सारे क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ठीक हो गया। फिर ग्रेट्यूटी फंड क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय। इसमें से इस फंड में सिर्फ एम्प्लॉयर यानी आपका जो बॉस है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। जबकि प्रोविडेंट फंड में से दोनों करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों करते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। और वो भी क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये कब पे की जाती है, यानी आपकी जो है ना कोई डेथ हो जाती है, मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो कंपनी में जो है ना वो हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और दौरान काम आपकी कोई जो है ना वो डेथ हो जाती है, ठीक है ना। आपको टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है ना, निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। किसी भी वजह से मिसाल के तौर पर कंपनी को जो है ना वो एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक हो गया ना। या आप जो है ना वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक हो ना। या आपको जो है ना वो कोई डिसेबिलिटी क्या करता है, आपको जो है ना वो सफ़र करना पड़ता अगर पड़े, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होती है, ये आपको ग्रेट्यूटी फ़ंड क्या होती है, वो आपको पे की जाती है, ठीक है। अब ग्रेट्यूटी फ़ंड एक और तरीके से भी पे की जाती है। मिसाल के तो आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइम जो है ना आपने क्या किया, अपनी कंपनी के पास क्या किया, आपने स्पेंड किया है। मिसाल के तौर पर कोई 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ठीक है ना। तब आप जो वो टाइम जो है ना वो स्पेंड कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, आप ग्रेट्यूटी फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ठीक है क्या डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, ठीक है। और उनका मकसद भी एक ये इसमें तो काफ़ी मकासद है, लेकिन इनमें से एक मकसद ये भी है कि एम्प्लॉय को लंबे अरसे तक क्या हो, रिटेन किया जा सके, ठीक है। और दूसरा ये हो कि एम्प्लॉय को क्या हो, उनको जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाए, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर कोई फंड जो है ना वो रिकगनाइज्ड या अप्रूव्ड नहीं है, ये जो सारे मैंने किए, सुपर एन्युएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्यूटी फंड, पेंशन फंड, तो क्या होगी, इनकी डिडक्शन क्या होगी, वो आपको क्या होगी, वो अलाउड नहीं होगी, और जो है ना वो यहाँ पर वो माइनस नहीं कर सकते, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर हम जो है ना वो एफ़ की तरफ जो है ना वो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जो है ना वो आपने खुद जो है ना वो पढ़ना है, ठीक है। और मैं इसका जो मेन थीम है, मैं इसको जो है ना एग्जांपल के थ्रू जो है ना मैं आपको जो है ना वो समझाता हूँ कि ये बेसिकली कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, मिसाल हम एक मिसाल लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, ये बॉस है आपका, वो कोई जो है ना एम्प्लॉय के लिए कोई प्रोविडेंट फंड हो गया या कोई जो भी और फंड हो गया, ठीक है, कोई और फंड हो गया, उनको 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 जो है ना वो अप्रूव कराते हैं। उनका फ़ंड का मकसद क्या हो कि एम्प्लॉय की बेनिफिट हो, ठीक है। उसने अप्रूव करा दिया, ठीक है। अप्रूव किससे कराते हैं, वो जो टैक्स डिपार्टमेंट है, एफबीआर है, उनसे क्या करें, उसने अप्रूव कर दिया। ज़ाहिर है जब इसने क्या किया, प्रोविडेंट फंड या जो भी फंड अप्रूव किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉय की कमाई में जना क्या हुआ, वो इजाफा हुआ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, अब मैं की चीज़ और बता दूँ कि जो प्रोविडेंट या कोई भी फंड होती है, क्या होती है, आपकी सैलरी का हिस्सा होती है, ठीक है। याद है मैंने आपको जो हेड ऑफ इनकम जो सैलरी है, ठीक है, उसमें से आपको जो ना मैंने पढ़ाया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यू मस्ट कीप इट दिस इन माइंड। तो क्या मिसाल के तौर पर क्या किया आपने, कंपनी ने किया कि आपने आपके लिए क्या किया, प्रोविडेंट फंड कितना अप्रूव किया, आपका जो ना वो 30,000 रुपये किया, ठीक है। और आपकी सैलरी कितनी थी, 50,000 रुपये। तो प्रोविडेंट फंड इज़ द पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। तो आपको जो है ना वो उनको मिला के दोनों कितना टोटल कितना बन जाता है आपका, 30,000 जमा 50,000 क्या होगा, 80,000 रुपया टोटल जो है ना वो बन जाता है, ठीक है डियर। अब डियर आपकी कमाई क्या होगी, प्रोविडेंट फंड की अप्रूव करने से आपकी कमाई में क्या हुआ, आपका इजाफा हुआ, ठीक हो क्या। अब अगर कंपनी अगर एम्प्लॉयर है, इसके ऊपर क्या करते हैं, विद होल्डिंग करता है, ठीक है, इसमें से विद होल्डिंग करता है, ठीक है। विद होल्डिंग का मतलब है कि इसमें से कुछ अमाउंट अपने पास रोक लेता है, ठीक हो क्या, अपने पास इस अमाउंट में से। तो अगर वो विद होल्डिंग करता है आपका एम्प्लॉयर, तो उस सूरत में डियर क्या होगा, जो प्रोविडेंट फंड वो आपको दे रहा है, वो इस अमाउंट को डिडक्शन में शो कर सकता है, उनको जो है ना उस अमाउंट की डिडक्शन की उनको जो है ना वो परमिशन है आपकी एम्प्लॉयर को। अच्छा, दूसरा केस सुनो, अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी कमाई ज़्यादा होने के बावजूद भी इसमें से विद होल्डिंग नहीं करता है, इसमें से विद होल्डिंग नहीं करता है आपका एम्प्लॉयर, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका जो बॉस होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो जो आपको जो प्रोविडेंट फंड दे रहा है ना, तो वो उसको एज ए डिडक्शन क्या कर सकता है, जो 30,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है,
वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो क्या होगा, जो आपको प्रोविडेंट फ़ंड की मद में अमाउंट दे रहा है वो उसको डिडक्शन में शो नहीं कर सकता, ना उनको जो है ना वो इस अमाउंट की डिडक्शन की उनको परमिशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं अगर इसको समरी बता दूं तो ये बस ये है, आपका एम्प्लॉयर अगर वो विद होल्डिंग करता है अपने कमाई में से, अर्निंग में से, तो फिर कोई है ना उनको डिडक्शन का उनको परमिशन है, वो उनको जो है ना वो डिडक्शन कर सकता है प्रोविडेंट फंड की, ठीक है ना। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अगर वो विद होल्डिंग नहीं करता है आपकी कमाई में से, एम्प्लॉय की कमाई में से, तो फिर क्या होगा, वो क्या कर सकते हैं, उनको प्रोविडेंट फंड को एज ए डिडक्शन वो शो नहीं कर सकता, ना उनको डिडक्ट करवा सकता है। ठीक है, ये इसका समरी हो गया। फिर हम जो है ना वो जी की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं एनी फाइन और पेनल्टी पेड आर पेबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन। देश वो कहते हैं कि अगर आप कोई लॉ रूल या रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई फ़ाइन या पेनल्टी अदा करना पड़े, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपकी जो है वो डिडक्शन उसकी क्लेम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने कोई किया कि ये इनकम टैक्स है, ठीक है, वो आपने ड्यू डेट पे जमा नहीं किया, जिसकी वजह से आपको जो है ना कोई पेनल्टी पड़ गई या कोई भी जो है ना वो इस तरह कोई फ़ाइन या पेनल्टी हो सकती है, तो वो क्या होगा, उसकी डिडक्शन आपको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, डिडक्शन आपको कहते हैं एनी पर्सनल, हम एच की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन। अब डिडक्शन अपनी दोनों चीज़ आपने याद रखना है कि एक होती है बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं, एक पर्सनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस एक्सपेंडिचर आप सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए करते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर आप जो है ना वो पर्सनल, वो आपके पर्सनल चीज़ें होती हैं। ठीक है, मिसाल आपने अपना कोई घर ख़रीद लिया है, कोई व्हीकल ख़रीद लिए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सारे आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर है, और वो क्या होंगे, वो आपकी डिडक्शन क्या कर सकते हैं, उनकी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस। अच्छा डियर फ्रेंड, फिर हम जो है ना वो आई की तरफ जो है ना वो आ जाते हैं। वो कहते हैं एनी अमाउंट कैरीड टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना वो रिज़र्व फंड का जो है ना वो वर्ड जो है ना वो यूज़ किया गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैं जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, इसमें क्या होता है, ये नेट इनकम जो है ना वो आ जाती है, इसको कहते हैं प्योर इनकम कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, खालिस मुनाफा जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट कंपनी इस तरह होती है ना, ये क्या होती है, उनको दो हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर लेती है। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, कुछ इसमें से डिविडेंड पे करती है। ठीक है ना, डिविडेंड क्या होती है, जो शेयर होल्डर ने जो शेयर खरीदे होते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, जो अमाउंट पे की जाती है शेयर होल्डर को, वो क्या होती है, वो डिविडेंड कहलाती है। ठीक है, वो इसमें से नेट इनकम में से पे की जाती है। और कुछ क्या होती है, वो क्या होती है, वो रख लेती है। ठीक है ना, कुछ क्या होती है, वो रख लेती हैं, और क्या होती है, वो क्या होती है, उसे उसको जो है ना वो रिज़र्व में क्या होती है, उसको ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, कुछ अमाउंट रिज़र्व में क्या होती है, वो ट्रांसफ़र कर देती है। अच्छा, मैं इसको जो है ना बिल्कुल एक जनरल किस्म का बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं पहले टेक्निकली मैं नहीं जा रहा। ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो अमाउंट के कुछ क्या होती है, वो डिविडेंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, शेयर होल्डर की को दी जाती है, और कुछ क्या होती है, रिजर्व फंड में क्या होता है, उसे क्या होता है, एक रिजर्व फंड क्या होता है, वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब ये रिजर्व फंड क्या होता है, वो इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई लॉसेस आपको जो है ना वो इनकर करने पड़े कंपनी को, तो वो उस कंपनी को जो है ना वो इस फंड को निकाल के जो है ना वो इसको अपना जो लॉसेस है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है, ठीक है, या जो भी हुआ, वो उसे क्या करे, उसको जो है ना वो मीट जो है ना वो कर सके। ठीक है ना, फ्यूचर लॉसेस को या फाइनेंशियल एब्लिगेशन को फुलफिल कर सके। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और ये रिजर्व फंड क्या होती है, कंपनी क्या होती है, कोई सेविंग अकाउंट में जो है ना वो डाल लेते हैं, या ऐसे कोई जो है ना वो लिक्विड एसेट जो है ना वो ख़रीद लेते हैं। लिक्विड एसेट होते हैं जो कि जल्दी क्या होता है, एसेट में कन्वर्ट जो है ना वो हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने ये अपना याद होगा कि ये रिजर्व फंड क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कोई भी अमाउंट क्या हो, अगर वो रिज़र्व फंड में जो है ना वो ट्रांसफ़र की जाती है, किया हो, तो वो क्या होगा, उसकी डिडक्शन आप कह सकते हैं, उनकी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है डिडक्शन, एनी प्रॉफिट ऑन डेट ब्रोकरेज और कमीशन सैलरी और अदर रिम्यूनरेशन पेड बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या होता है, क्या कहते हैं, इसको AOP कहते हैं। ठीक हो गया, इनके क्या होते हैं डिस्ट्रेंस मेंबर्स जो है ना वो होते हैं। ठीक है ना, अब जो एसोसिएशन पर्सन अगर मेंबर्स को कोई सैलरी मिलती है, कोई कमीशन मिलता है, कोई ब्रोकरेज वगैरह सैलरी या कोई रिम्यूनरेशन और मिलती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनकी जो है ना वो डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती। ठीक है, वो डिडक्शन उसके अमाउंट की क्लेम नहीं कर सकते, जो कि सैलरी की मद में, कमीशन की मद में, ब्रोकरेज की मद में जो है ना वो पे किया हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो आप लोगों को ये वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है ना वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और
और जो है ना वो कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने जो है ना वो राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको जो है ना वो वीडियो जो है ना वो कैसी लगी। देखिए मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको चीज़ों को कंसेप्चुअली चीज़ें बताऊँ और सादा तरीन अल्फाज में आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करूँ। ठीक है डियर फ्रेंड, दुआ में याद रखिएगा और डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।